हाँ, हेलो प्यारे बच्चों। यार, हम लोगों को फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करना है ना अभी, दैट इज काइनेमेटिक्स। अभी तक जो भी पढ़ रहे थे वो क्या था? मैथमेटिक्स। वो सारा मैथ्स जो है वो 11th और 12th के दौरान जो गणित के बच्चे होते हैं उनको पढ़ाया जाता है, लेकिन पूरा 2 साल में पढ़ाया जाता है। वेक्टर अगला साल 12th में पढ़ाएंगे, तो इसीलिए हम लोग वेक्टर शुरुआत में पढ़ा लेते हैं जितना जरूरत होता है। तो जो चैप्टर स्टार्ट करना है दैट इज काइनेमेटिक्स। ठीक, रिकॉर्डिंग ऑन है ना बॉस? हाँ। काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, पहले तो ये जानना होगा। क्या पढ़ते हैं, तुमको कोई आइडिया है क्या पढ़ते हैं? मोशन के बारे में। सो वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो, मोशन को ऐसे पढ़ा जा सकता है कि मोशन कैसे कैसे हो रहा है, ये एक हिस्सा है। एक है कि मोशन क्यों हो रहा है, ये दूसरा हिस्सा है। अगर हम सिर्फ यही बात कर लें कि मोशन कैसे कैसे हो रहा है, क्या स्पीड है, क्या वेलोसिटी है, क्या डिस्टेंस है, क्या डिस्प्लेसमेंट है, क्या एक्सेलरेशन है, तो इसको हम लोग डील करते हैं काइनेमेटिक्स में। और जब हम ये बात करने लगते हैं कि मोशन क्यों हो रहा है, कौन करा रहा है, किस वजह से हो रहा है, तो जिसमें फोर्स आ जाता है, तब जो चैप्टर आता है उसको हम लोग डायनेमिक्स बोलते हैं, जिसको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी बोला जाता है। 11th क्लास में आप एक पूरा का पूरा मॉड्यूल पढ़िएगा मैकेनिक्स करके। उस मैकेनिक्स में हम लोग अभी पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स, फिर उसके बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या डायनेमिक्स जिसको बोलते हैं पार्टिकल डायनेमिक्स, फिर उसके बाद उसी में सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शन होगा, और फिर वर्क एनर्जी, पावर होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, कोलिजन होगा और रोटेशन होगा। तो अभी हम जितना बात बोले तुम्हारे पल्ले पड़ा होगा नहीं। तो हम लोग पहला चीज जो स्टार्ट करेंगे दैट इज काइनेमेटिक्स। आगे का सारा चैप्टर पढ़ने के लिए बेहद जरूरी है। तो अभी तुम खुद ही बताए कि काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन of object but without discussing about cause of motion। मोशन का डिस्कशन करते हैं लेकिन मोशन के कारण का डिस्कशन नहीं करते हैं। मोशन का कारण का डिस्कशन नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, ठीक है क्या? जब मोशन होता है तो मोशन कितने प्रकार का हो सकता है ये हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। 9th में तुम लोग किए भी होगे नहीं? कैसे? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन नहीं है तो यूनिफॉर्म, और अगर एक्सेलरेशन है तो नॉन यूनिफॉर्म। और कुछ पढ़े थे? अच्छा, टेढ़ा मेढ़ा पाथ पे मोशन, ये कर्विलिनियर पाथ पे, स्ट्रेट लाइन पाथ पे, उसके बाद टू एंड फ्रो, ऑसिलेटरी मोशन, ये सब पढ़े थे। खैर 9th वाला बात जितना भी तुम पढ़े थे वो सब यहाँ पे एक अलग अलग चैप्टर में ही आएगा। आपने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन मोशन, तो यहाँ पे एक चैप्टर है स्ट्रेट लाइन मोशन का। आपने पढ़ा था सर्कुलर मोशन, एक पूरा चैप्टर है सर्कुलर मोशन का। आपने पढ़ा था टू एंड फ्रो मोशन, है ना, ऑसिलेटरी, उसका एक अलग से चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो काइनेमेटिक्स को किस पाथ पे, कैसे पाथ पे पार्टिकल मूव कर रहा है उसके बेसिस पे हम 2 टुकड़ों में बांटते हैं। एक होता है 1D मोशन और दूसरा होता है 2D मोशन। डी माने क्या? हाँ, डायमेंशन। तो ये क्या हो गया? 1 डायमेंशनल मोशन, है ना, और ये क्या हो गया? 2 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन मतलब एक स्ट्रेट लाइन में मोशन, और 2 डायमेंशनल मतलब कर्विलिनियर पाथ पे मोशन लेकिन एक प्लेन में मोशन, ठीक है। जैसे कि अभी जो ये पेन चल रहा है दिस इज 1 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। अगर इस राह पे चला और यही पेन का टिप अगर ऐसे ऐसे चलने लगे तो दिस इज 2 डायमेंशनल मोशन, दिस इज 2 डायमेंशनल मोशन। इज दैट ओके? ये टेढ़ा मेढ़ा पाथ है लेकिन एक प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में। तो ये अलग चैप्टर पढ़ेंगे और ये
अलग चैप्टर पढ़ेंगे। इसी चैप्टर का 2 हिस्सों में पढ़ेंगे, 1D मोशन अलग और 2D मोशन अलग। तो अभी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, आप इसको समझ लिए हैं, आप पॉज करके लिख भी सकते हैं, ठीक है। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1D मोशन। लेकिन तुमको नहीं लगता है कि 1D मोशन पढ़ने से पहले इसमें मोशन बार बार यूज हो रहा है? तो मोशन पहले क्या होता है उसको समझे। देयर आर 2 वर्ड, वन इज कॉल्ड रेस्ट, अनदर इज कॉल्ड, कहां कहां सुने हो मोशन? कहां कहां सुने हो, बोलो। वो जो मोशन तुम समझ रहे हो वो मोशन नहीं है, ठीक। हाँ, रेस्ट का क्या मतलब है और मोशन का क्या मतलब है? रेस्ट का क्या मतलब है? जब बॉडी किसकी 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 वजह से चेंज नहीं हो रहा, उसकी किस चीज में चेंज ना हो? पोजीशन में। किसमें? जैसे अगर ये पेन है तो ये रेस्ट में है कि मोशन में है? रेस्ट में है, क्योंकि तुम देख रहे हो जितना दूरी तुमसे अभी है 5 सेकंड बाद भी उतना ही दूरी पे इसका पोजीशन बदल, अब ये पोजीशन हो सकता है 2 मीटर दूरी था पहले, अब 3 मीटर दूरी हो गया तुमसे, है ना। तो रेस्ट का मतलब क्या हुआ? इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ टाइम, then object will be said to be at rest। अभी लिखना नहीं, इसमें थोड़ा और बात ऐड करेंगे, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन समय के साथ नहीं बदल रहा हो तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग रेस्ट पे बोलेंगे। और इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट changes with time, then we say that object is in motion, yes or no? Object is in motion, yes or no? बोलो। ठीक, लेकिन यहां पर एक कंफ्यूजन है, मान लीजिए तुम हो ए और तुम हो बी। ये डेफिनेशन कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, क्या गड़बड़ है वो हम आपको थोड़ा देर में बताएंगे। मान लीजिए एक है ऑब्जर्वर ए से किसी का नाम है यहाँ पे, हाँ ठीक है, और बी से किसी का नाम नहीं, तो एक ऑब्जर्वर है बी, मतलब जिसका नाम है भास्कर, ठीक है क्या। ये कहां है? अर्थ पे। ये कहां पे है? अर्थ पे। और ये कहां है? क्या चीज में है? किसी ट्रेन में, बस में, ठीक है। तो ये बस जो है वो आगे जा रहा है और यहां पर एक, ये क्या है? बिजली का खंभा। अब एक बात बताओ, ये बिजली का खंभा रेस्ट पे है कि मोशन में? ये बिजली का खंभा, क्या इसको ये रेस्ट में दिखेगा? इसको क्या दिखेगा? किधर की तरफ? ऐसा होता भी, आप ट्रेन में चलते हैं तो आपको बिजली का खंभा पीछे जाते हुए दिखता है। तो अब ये बताओ कि बिजली का खंभा रेस्ट पे है कि मोशन में है? रेस्ट पे है। तो इसको तो नहीं दिख रहा रेस्ट पे, इसको तो नहीं दिख रहा है, इसको तो मोशन में दिख रहा है। नहीं, धरती तो चक्कर लगा रहा है सूरज के चारों तरफ, तुमको घूमता हुआ दिखता है, तो तुम्हारे लिए तो धरती रेस्ट पे है। लेकिन वही चंदा मामा देख रहे होंगे तो उसके लिए धरती मोशन में। कहानी से सीख क्या मिली? कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या नहीं है, ये बात पक्का नहीं बोल सकते। तभी बोल सकते हैं कि कौन देख रहा है वो बताना हो। अगर हम ये बता दे कि देखने वाला ये है, तब बता पाएंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है कि। दिस इलेक्ट्रिक पोल, बिजली का खंभा जो है, दिस बिजली का खंभा, इसको क्या लिख देते हैं? ईपी, इलेक्ट्रिक पोल, ठीक है। दिस बिजली का खंभा इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ए, फॉर ए,
दिस बिजली का खंभा इज इन मोशन फॉर बी या विथ रिस्पेक्ट टू, क्लियर है क्या? सो इससे एक बात हमको समझ में आया कि रेस्ट एंड मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, रेस्ट एंड मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, ठीक है क्या? कोई ऑब्जेक्ट किसी एक के लिए रेस्ट पे है तो दूसरे के लिए वो मोशन में हो सकता है, और कोई ऑब्जेक्ट किसी के लिए मोशन में है तो दूसरे के लिए वो रेस्ट पे हो सकता है। ये बात सही है क्या? सापेक्ष होता है, हमेशा देखने वाले पे भी निर्भर करता है। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मोशन में है, ये दोनों पे निर्भर करता है, ऑब्जेक्ट पे भी और ऑब्जर्वर पे भी। किस पे भी? ऑब्जर्वर। तो यहां पे हमको थोड़ा सा चेंज नहीं करना चाहिए डेफिनेशन में। If position of an object does not change with time with respect to an observer, then object will be said to be at rest with respect to observer या for that observer, उस ऑब्जर्वर के लिए ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, ठीक? सिमिलरली यहां पर भी if position of object changes with time with respect to an observer, then we say that object is in motion for that observer या with respect to that observer। अब डेफिनेशन कंप्लीट हो गया है ना? दो बात है, एक बात तो जो उधर है वो तो आराम से इसको पॉज करेगा, लिख लेगा। दूसरी बात है ये ऐसे ही लिखा रहेगा, हम आपको लिखने का मौका देंगे। इज दैट ओके? एज इट इज रहेगा। आगे बढ़े हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है रेस्ट मोशन में। हम लोगों को अगला चीज डिस्कस करना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ, यार ये बड़ा ही जरूरी टर्म है जिसको हमको डिस्कस करना चाहिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस तुम्हारे हिसाब से क्या समझ में? आप इसको बंद करो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बेसिक मतलब क्या होगा? जहां से देखा जा रहा है, जहां से देखा जा रहा है। द फ्रेम इन विच ऑब्जर्वर इज सिचुएटेड, है ना? जैसे अभी मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? अर्थ। हम अर्थ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर हम कार में बैठ जाएंगे तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएगा? कार। हम कार से देखेंगे, है ना? और अगर कोई और मूविंग ऑब्जेक्ट या गाड़ी में चले जाए तो उसके वो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। लेकिन बढ़िया से हम लोग थोड़ा करते हैं इसको डिफाइन, सुनिएगा। जब भी मैं पोजीशन का बात करता हूं, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन का बात करते हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट यहां है, ये ऑब्जेक्ट यहां है, इसका पोजीशन का बात करेंगे तो पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। वेक्टर में पड़े हुए, वो पोजीशन वेक्टर कहां से बनाएंगे? ओरिजिन से, है ना? दैट मींस मेरा ऑब्जर्वर क्या है? कहां है? ओरिजिन, ठीक है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जहां से देख रहा है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली क्या होता है कि ऑब्जर्वर जहां से देख रहा है वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो ऑब्जर्वर जहां है वहां से तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस गुजारेंगे, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। बोर्ड पे नहीं बना सकते हैं तो कैसे बनाएंगे? डॉट 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 करके, ठीक है क्या? अब ये जो तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये मेरा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये मेरा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इज दैट ओके? अरे है ना? तो व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज बेसिकली फ्रेम इन विच ऑब्जर्वर इज सिचुएटेड। It is a set of three mutually perpendicular axes, origin of which is the position at which observer is there। अरे एक ढेर सारा इंग्लिश बोल दिए हम। क्या बोले कि सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो फ्रेम इन विच ऑब्जर्वर इज देयर, इन विच ऑब्जर्वर इज देयर। फ्रेम जिसमें ऑब्जर्वर है, जिसमें ऑब्जर्वर है, ठीक है क्या? लेकिन थोड़ा और हाई फाई बात करें तो क्या करेंगे? इट इज सेट ऑफ थ्री म्यूचुअली
3 mutually perpendicular axis. It is set of 3 mutually perpendicular axis. The observer stays origin. ऑब्जर्वर कहां होगा? ओरिजिन पे है, और उसी ओरिजिन से हम सारा चीज मेजर करेंगे. इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे तो क्या है वो? ऑब्जर्वर जहां है वहां से 3 परपेंडिकुलर एक्सिस बना दीजिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और तो वो तीनों परपेंडिकुलर एक्सिस जो होगा वो आपको बताएगा कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. उसकी ओरिजिन से सारा मेजरमेंट करेंगे. ये ऑब्जेक्ट का क्या है? पोजीशन वेक्टर. ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर. तो ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर फॉर दिस ऑब्जर्वर या फॉर दिस ओरिजिन. अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे मूव करेगा तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर समय के साथ बदलेगा, है ना? ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर समय के साथ बदलेगा तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है. तो क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला बात क्लियर है आपका? ठीक. रेस्ट एंड मोशन भी क्लियर हो गया. अब हम लोगों को डिस्कस करना है फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू काइनेमेटिक्स. फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू काइनेमेटिक्स. अच्छा, तुम बताओ मोशन में क्या क्या चीज के बारे में बात कर सकते हैं? कौन कौन टर्म के बारे में बात कर सकते हैं? जैसे कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, हम मान लो मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो मेरे किन किन चीजों पे डिस्कशन कर सकते हो? पहला बोलिए डिस्टेंस, नहीं? ठीक. फिर एक वर्ड बोली डिस्प्लेसमेंट. बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया. और ठीक है. और वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन, और क्या? अच्छा, टाइम, है ना? इस स्पीड में भी 2 प्रकार का स्पीड डिस्कस हो सकता है. एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड और एक होता है एवरेज स्पीड. एक होता है वेलोसिटी में भी 2 प्रकार का हो जाएगा बात. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इंस्टेंटेनियस का स्पेलिंग ठीक लिखे ना? INSTANTANEOUS. ठीक है. और एक हो सकता है एवरेज वेलोसिटी. एक्सेलरेशन भी 2 प्रकार का हो सकता है, इंस्टेंटेनियस और टाइम तो एक ही प्रकार का होगा. ठीक है. तो अगले 1 घंटे में इसमें से जितना हम कोशिश कर सकते हैं डिस्कशन का वो सब कोशिश करेंगे. जितना डिस्कस कर सकते हैं उतना करेंगे. तो पहला चीज हम लोगों को क्या करना चाहिए? पहला चीज क्या करना चाहिए? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. तुम लोग 9th पास हो? सच की झूठ? सच सच बताओ कितना नंबर आया था? 92% है. 3 गरीब आदमी पास हो जाता है इसमें. हाँ, सुनो मेरी बात. क्या है डिस्टेंस के बारे में 9th में क्या पढ़े थे? व्हाट इज डिस्टेंस? व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस कवर्ड. एक्चुअल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी. बॉडी पार्ट के लिए बॉडी जिस रास्ता पे चला उस रास्ते की लंबाई कितनी है ना? बिल्कुल सही. तो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस. इज कॉल्ड. ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है कि वेक्टर क्वांटिटी? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. वेरी गुड. इसका यूनिट क्या होता है? इट्स SI यूनिट. इट्स SI यूनिट इज मीटर. ठीक है. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड. लेकिन अब उसको थोड़ा और बढ़िया से बोले.
अब तो हम लोग वेक्टर पढ़ लिए हैं, तो ऐसे बोले इट इज द वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन एंड टर्मिनेटिंग एट फाइनल पोजीशन। हम तुरंत में वो वाला भी लिखेंगे, रुक जाओ। तुम क्या बोल रहे हो? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन along with direction from initial to final point, yes or no, is displacement, is जैसे अगर कोई पार्टिकल ऐसे पाथ पे गया, ठीक है, ऐसे पाथ पे गया, आई से चला और एफ पे पहुंच गया, ठीक है, तो ये जो येलो कलर या कौन सा कलर बोल रहे उसको, मस्टर्ड कलर का जो लेंथ है इसका, दैट इज योर डिस्टेंस, और ये जो होगा दैट इज योर इनिशियल से फाइनल तक गया, तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो ये एक वेक्टर नहीं है ना? ऐसे करके एरो बना देते हैं, एक मिनट रुक जाओ। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और ये जो मास्टर कलर वाला पाथ कर्व है उसका लेंथ क्या हो गया? डिस्टेंस। इज दैट ओके? तो ये डेफिनेशन हम लोग सही लिखें। दोनों के बारे में कुछ बात बता दोगे कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि वेक्टर है, तो अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस को आई कैप बोलेंगे तो नेगेटिव वाला अपने आप माइनस आई कैप हो जाएगा, तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, रुका हुआ है। इज दैट ओके? अच्छा, अगर किसी टाइम इंटरवल में देखे जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो डिस्टेंस का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से हमेशा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कौन ज्यादा होगा? डिस्टेंस हमेशा, या बराबर भी हो सकता है? कब बराबर होगा, कब ज्यादा होगा? अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है और मुड़ा नहीं है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ मोशन, तब क्या होगा? डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट। यस और नो? बोलो। और अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है और पार्टिकल मुड़ गया, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर नहीं होगा। ये जो है ऐसे गया और मुड़ गया, तो डिस्टेंस जो होगा ये व्हाइट कलर वाला लाइन का लेंथ हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। इज दैट ओके? तो ये बात जो लिखे स्ट्रेट लाइन मोशन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, तब डिस्टेंस बराबर, तो हम पीछे आ जाते हैं। हम एक बात लिखना चाहते हैं, क्या? डिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहाँ पर इसी का उल्टा लिख देंगे कि डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन और इक्वल टू डिस्टेंस। यस और नो?
ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़े, इसमें किसी भी बात में कंफ्यूजन, पक्का पक्का आगे बढ़ा जाए। तो थोड़ा बहुत डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कुछ सवाल करा दें। हाँ ठीक, पहला सवाल है, लिख लो, देखो जरा, हाँ रोगी, हाँ सॉल्व किया जाए, वीडियो ना बस सुनिएगा। ये वाला डायरेक्शन को हम लोग ईस्ट बोल देते हैं, ये वाले डायरेक्शन को नॉर्थ, और ये वाला जो डायरेक्शन है ये वर्टिकली अपवर्ड। ये क्या वर्टिकली, तो ये दूरी क्या ले, पहले किधर गया, ईस्ट में गया ना, कितना 3 मीटर, और फिर किधर गया, नॉर्थ में गया, कितना 4 मीटर, और फिर ऊपर गया, कितना 12 मीटर। तो डिस्टेंस तो हो गया 3 + 4 + 12 दैट इज 19 मीटर, यस और नो। पार्टिकल तो ऐसे ही ना गया, तो पाथ लेंथ कितना हो गया, 3 + 4 + 12। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, इनिशियल से फाइनल के बीच शॉर्टेस्ट पाथ, हाँ ना बोल। तो इनिशियल से फाइनल के थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। ये इस क्यूबॉइड का बॉडी डायगोनल है, क्या होता है बॉडी डायगोनल, √L² + B² + H²। वैसे भी आई कैप जे कैप के कैप में होगा, अगर वेक्टर पढ़े होगे तो √AX² + AY² + AZ²। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, √3A² + 4A² + 12A²। कितना होता है, बहुत बार किए हैं वेक्टर में, 13, √169 दैट इज 13, हाँ ना बोल। हम वेक्टर का खाली फाइंड डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछे हैं, डायरेक्शन भी पूछ सकते थे, एंगल वगैरह, बट अभी उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं, वेक्टर के समय में ये सब चीज बहुत किए हुए हैं। ठीक है, शुड आई आगे बढ़े, इसमें तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं हुआ, खाली बीच में एक बार आई कैप बोले होंगे, उसमें दिक्कत हुआ होगा, वो फालतू बात था, बाकी सब में तो कोई समस्या नहीं। ठीक, अगला सवाल करो, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, जल्दी लिखो, सवाल भी करो। 1 मिनट सर हमको हटने दीजिए, हाँ अब रुकिए। बेसिकली ये बड़ा ही बेकार सा सवाल है। जब ए से बी तक में पूछा है ना, तो आर्क लेंथ क्या होता है किसी भी सर्कल का, वैसे तो आर्क लेंथ मतलब सरकमफेरेंस के 1/4 से भी समझ सकते हो, लेकिन अगर ज्यादा बढ़िया हो तो किसी सर्कल का आर्क लेंथ जो होता है वो क्या होता है, L = R × थीटा, किस में, रेडियन में, थीटा किस में, रेडियन में। तो ये हो जाएगा आर्क लेंथ, ठीक है क्या, L = R × थीटा। ओके, वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो कि ए से बी तक आया है, तो ए से बी तक आया है तो पूरे सरकमफेरेंस का 1/4 हम पार्ट ए कर रहे हैं, पार्ट ए कर रहे हैं, तो ए टू बी में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 2πr का 1/4, सो दैट इज 2πr/4, 2πr/4। r की जगह पे वैल्यू 1, r की जगह पे वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, π/, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, π/, यस और नो। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये तो 2πr/4 कर दो, या फिर सिंपली क्या कर दो, r × थीटा कर दो। थीटा कितना, 90 डिग्री, माने π/2 रेडियन, यहाँ पे थीटा रेडियन में रखना पड़ेगा, इन रेडियन। तो ए से बी तक में थीटा कितना हो गया, π/2, तो L कितना हो जाएगा, r थीटा, तो 1 × π/2, यस और नो। तो वही आंसर है, सेम ही है, समझ में आया बात, बोलो। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ए टू बी में बाबू, यही ना होगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये r है, ये भी r है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा,
आर रूट, क्या हो जाएगा आर रूट, इज दैट ओके? अरे हाँ है ना। तो ए से बी तक में डिस्टेंस हो जाएगा π/2 और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आर रूट 2, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आर रूट 2, आर का वैल्यू कितना 1, तो वैल्यू हो जाएगा √2 मीटर। इज दैट ओके? कोई दिक्कत कोई परेशानी बोलो। बी पार्ट में डिस्टेंस बताओ इसी तरीके से। बी पार्ट में यही वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री को रेडियन में कितना बोलते हैं π/3। तो ए से सी तक में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा L = r थीटा ना, r = 1 और रेडियन एंगल कितना π/3, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा π/3 मीटर ऑब्वियसली, है ना। बोलो ये भी मीटर। समझ में आया? तुमको नहीं आया? हमको पता था बेटा। एक बार बताओ, ये पूरा सरकमफ्रेंस का लेंथ कितना होता है 2πr, तो ये एंगल तो 60 डिग्री है, तो 2πr का कितना हिस्सा होगा 1/6, क्योंकि 360 डिग्री होता है पूरा एंगल, तो 2πr का 1/6 क्या हो जाएगा 2πr / 6, तो दैट इज 2π × 1/6, आंसर क्या आएगा π/3। अब समझ में आ गया होगा, है ना, क्योंकि रेडियन में एंगल कन्वर्ट करने नहीं आ रहा होगा, मे बी एक और वजह है। ठीक, अच्छा अब डिस्प्लेसमेंट कोई बताएगा इसमें? नहीं 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 नहीं, डिस्प्लेसमेंट ये बेसिक ज्योमेट्री, ये आर 60 डिग्री, तो ये एंगल भी दोनों बराबर बराबर साइड लेंथ ना, तो ऑपोजिट एंगल भी बराबर बराबर, तो ये दोनों कितना कितना, ये 60 है तो बच गया कितना 120, 120 बराबर बराबर मत दो, तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, तो लेंथ कितना हो जाएगा वही रेडियस के बराबर, है ना। तो ए टू सी में डिस्टेंस तो हो गया π/3 और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया r, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, किसी को नहीं भी समझ में आया बोलो। ये यहां से आया ना, ये एंगल 60 बचा हुआ, दोनों एंगल बराबर बराबर, तो 180 में से 60 गया तो 120 बचा, बराबर बराबर बांटे तो 60 60, तो ये कैसा ट्रायंगल, तो सब साइड, तो ये आर तो ये भी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया पक्का, कोई दिक्कत कोई परेशानी। बेसिकली इन सब सवालों के लिए हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है उसको देखिएगा, सारा सवाल इसमें समा जाएगा जो इससे पहले जो भी कराए। सुनिए मेरी बात, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें क्या किया है कि एक सर्कुलर आर्क पे पार्टिकल यहां से यहां आ गया, मतलब सर्कल के सेंटर से r दूरी पे था और वो यहां से यहां आ गया, तो आपसे डिस्टेंस पूछेगा, तो डिस्टेंस तो सिंपली हो जाएगा L = r × थीटा, और थीटा रेडियन में रख देंगे इन, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब बाकी हमको ये डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, यस और नो, ठीक, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो ये r है और ये भी r है, और ऐसे आ गया है, कितना एंगल यहां पे है थीटा एंगल, ठीक। हमको ये वाला लेंथ, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, आया ऐसे नहीं है, आया है तो कर्व पाथ पे, लेकिन दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पता करना है, ठीक। तो एक बात बताओ, वैसे तो तुम लोगों को ये सब पढ़ाए हुए हैं हम वेक्टर में, 2r sin θ/2 होगा, बट थोड़ा ज्योमेट्री यूज करके सिखा देते हैं। नहीं बताया था डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और अगर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो 2r sin θ/2। एनीवे, अच्छा सुनो, अगर हम बीच से एक एंगल बाइसेक्टर खींचे तो ये एंगल कितना हो जाएगा θ/2, और ये भी, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एंगल बाइसेक्टर उसका परपेंडिकुलर भी होता है मालूम है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो एक ऊपर वाला राइट एंगल ट्रायंगल को थोड़ा ध्यान से देखो, ये r है, ये θ/2 है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा r sin θ/2, अब बेस हो जाएगा r cos θ/2,
ये वाला लेंथ भी क्या हो जाएगा, r sin थीटा बाई 2 बेस हो जाएगा r cos थीटा बाई 2, क्योंकि ये r क्या है, हाइपोटेनस। इज दैट ओके? तो I से F तक में, फ्रॉम I टू F डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कितना हो जाएगा, 2r sin थीटा बाई 2 डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। इज दैट ओके? तो इस तरीके का जो भी सवाल होगा वो आप इससे कर पाएंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है क्या? लिख लीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं। सही है मेरी बात? एक और सवाल करते हैं। ये क्या है, ये क्या है, सर्कल है। वेरी गुड, बहुत स्मार्ट हो तुम। ठीक है, सही बोले हो, लेकिन इसको हम बोल रहे हैं व्हील। व्हील को हिंदी में बोलते हैं पहिया, चक्का, पहिया, है ना। ये क्या कर रहा है, व्हील ऐसे घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है, और रोल करता हुआ, व्हील इज rolling, wheel is rolling on the ground, on the ground, है ना। ये ऐसे घूमते हुए आगे जा रहा है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि इसका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, पहिया का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, distance and displacement of bottom most point of wheel, सॉरी डिस्टेंस नहीं, सॉरी डिस्टेंस में तो दिक्कत हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ व्हील आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन, हाफ रिवॉल्यूशन, आधा चक्कर लगाने के बाद जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है व्हील का, वो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सवाल देखिए, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ व्हील आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन, आधा चक्कर लगाने के बाद जो पी पॉइंट है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, जल्दी लिख लीजिए। और साहब आप इसको पायार, बस पहिया। सुनिए मेरी बात, ये पहिया चल के कहां पहुंच जाएगा बच्चों, ये व्हील यहां आ जाएगा, ये व्हील यहां आ जाएगा, है ना। और ये पी पॉइंट सबसे ऊपर में चला जाएगा, नहीं, और ये जो दूरी होगा ये कितना हो जाएगा, ये दूरी कितना हो जाएगा, 2 पाई आर का आधा। एक कंप्लीट चक्कर में अगर मान लो इसके ऊपर धागा लपेट दिए होते तो एक बार पूरा रोटेशन करते तो धागा यहाँ पे कितना दूर फैल जाता, 2 पाई आर। तो ये यहां से जो धागा है वो तो आधा ही फैला है ना, मान इस पे पूरा लपेट दिए धागा, आधा चक्कर में कितना धागा यहां तक आ जाएगा, पाई आर, है ना। तो दिस लेंथ इज पाई आर, और ये पॉइंट यहां चला गया तो ये भी आर और ये भी आर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना डिस्प्लेसमेंट, और हमको इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए। यहां पे हमको हेल्प कौन करेगा, पाइथागोरस। वाह, तो कितना आएगा, अंडर रूट 2r का स्क्वायर प्लस पाई आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर बाहर लेंगे तो आर बाहर आ जाएगा, अंदर में बचेगा अंडर रूट 4 प्लस पाई स्क्वायर इंटू आर। इज दैट ओके? अरे है ना, लिख लो। ठीक, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट खाली पढ़े हैं अभी तक, उसी पे खाली सवाल चल रहा है। लिख लीजिए, चलिए 1 मिनट, ये सवाल तो आप लिख चुके हैं। अगला सवाल देखिए, बड़ा ही सुंदर सवाल है। ये क्या है, एक कार है, ठीक,
कार कितने स्पीड से जा रहा है? 10 किलोमीटर पर आवर। कार जहां पर है वहीं पर वो कितने स्पीड से जा रहा है? 40 किलोमीटर पर आवर। 100 किलोमीटर दूर एक वॉल है, दीवार है ना? तो दोनों चल रहा है, कौन पहले दीवार के पास पहुंचेगा? कार की बर्ड? तो बर्ड जब यहां पहुंच जाता है, क्या क्या कर रहा है बर्ड कि बर्ड जब यहां पहुंच जाता है तो उसके बाद फिर वापस आ जाता है। ये वहां पहुंच गया और फिर वापस आया। तो वापस आया अगर, तो उसको रास्ता में कहीं कार मिल जाएगा, तो फिर ये ऐसे जाएगा नहीं, और फिर वापस आएगा, है ना? फिर रास्ता में कार थोड़ा और आगे मिलेगा। इस तरीके से ये लगातार कार और वॉल के बीच में टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। अंत में क्या होगा? चिड़िया मर जाएगी। सवाल क्या है? बर्ड मूव्स टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब हुआ ऐसे आगे पीछे, ठीक है? फ्रॉम कार टू वॉल कंटिन्यूअसली, कार और वॉल के बीच में वो कंटिन्यूअसली टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बर्ड टिल इट गेट्स क्रस्ट। मरने से पहले तक में टोटल ये कितना डिस्टेंस चला और कितना डिस्प्लेसमेंट चला? क्या कहोगे, तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस सवाल पे? सुनो, ज्यादा सोचोगे तो कष्ट होगा, इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। एक बात तो तय है कि चिड़िया कब तक फरफराएगी? दैट इज करेक्ट आंसर। चिड़िया कब तक फरफराएगी? बिल्कुल सही आंसर है। चिड़िया कब तक फरफराएगी? जब तक ये कार दीवार से टकरा नहीं गया है। कार दीवार से कितना देर के बाद टकरा जाएगा? कार दीवार से कितने देर के बाद टकरा जाएगा? कितने आवर के बाद? 10 आवर। 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 10 किलोमीटर पर आवर। 100 किलोमीटर चलने में कितना समय लग जाएगा उसको? 10 आवर। 10 के स्पीड से चल रहा है, 100 किलोमीटर चलना है तो 10 आवर। तो 10 घंटा लगेगा कार को यहां से यहां जाने में। उतने देर तक चिड़िया ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है, अरे है ना? तो 10 घंटा तक ये मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड 40 किलोमीटर पर। तो व्हाट इज डिस्टेंस बाय इट? 40 into 10, that is 400 किलोमीटर। दैट इज 400 किलोमीटर। यस और नो? कोई दिक्कत? ठीक। तो बर्ड के द्वारा डिस्टेंस तो हो गया कितना? 400। डिस्टेंस कितना हो गया? और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? बर्ड यहां से चला, अंत में मर गया यहां, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 100 और डिस्टेंस 400। हमको सारा चीज लिखना पड़ेगा डिटेल में कि छोड़ दें? तुम जो कहोगे वही करेंगे। छोड़ देने बोलो, छोड़ दें। ठीक, आगे बढ़े। तो अभी तक जो भी हम सवाल किए थे वो सारा सवाल किस चीज पे था? डिस्टेंस। और क्या और भी सवाल कराया जा सकता है? सवाल का अंत थोड़ी है, टाइम पास करते रहेंगे, बट अब इससे ज्यादा नहीं कराएंगे। ठीक है क्या? तो अब हम लोग एक और चीज पढ़ेंगे, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड। अभी मात्र डिफाइन करेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड को ज्यादा डिटेल में थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे। अभी तुम मान लो घर से चले स्कूटी से, ठीक है, वहां से कोचिंग तक आए। घर से कोचिंग मान लीजिए कि 10 किलोमीटर है और तुम 1 घंटे में आए, तो तुम्हारा स्पीड क्या है? 10 किलोमीटर पर। क्या तुम पूरे रास्ते 10 किलोमीटर पर आवर से चला रहे हो क्या? कभी कभी तुम 40 भी जा रहे हो, कभी कभी 5 भी जा रहे हो, कभी कभी 2 भी जा रहे हो, 45 भी जा रहे हो, है ना? ट्रैफिक नहीं है तो इज दैट ओके? तो तुम्हारे गाड़ी के स्पीडोमीटर पे जो स्पीड दिखा रहा है वो अलग अलग इंस्टेंट पे अलग अलग बता रहा है। सो दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। और टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, जो तुम 10 बता रहे हो वो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम है, दैट इज योर एवरेज स्पीड। अगर 100 किलोमीटर चलने में 2 घंटा लिया
तो एवरेज स्पीड इज 100/2 दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। बट अलग अलग क्षणों में अलग अलग स्पीड हो सकता है, जनरल लाइफ में तो होता ही है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को क्या बोले? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एट एनी instant is called instantaneous speed। ठीक है क्या? और टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। अगर हम एवरेज स्पीड का कैलकुलेशन करें तो होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट का स्पीड को कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर एवरेज स्पीड ही बहुत 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 छोटा इंटरवल में करें 0.00000001 सेकंड में, तो वो एवरेज स्पीड क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं। अगर हम बड़े टाइम इंटरवल में टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड। उसी में टाइम इंटरवल ऐसे किए, नीचे देखिए स्पीडोमीटर पे, ऐसे करने में कितना टाइम लगेगा? 0.000001 सेकेंड। तो उसमें जो डिस्टेंस चला बाय जो टाइम हुआ, दैट इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड, दैट इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड। इज दैट ओके? अरे हाँ ना बोल। ठीक है बच्चों, तो अभी हम इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिफरेंशियल फॉर्म में भी बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। यस और नो? तो इस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को लिखने का तरीका जो होता है वो क्या होता है? ds बाई व्हाट इज s? डिस्टेंस। s क्या है? डिस्टेंस। इज दैट ओके? तो अगर डिस्टेंस हमको टाइम के फंक्शन में देगा, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या मिलेगा? स्पीड। बोलते हैं ना रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस स्पीड। और एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल। तो अभी हम इस पे सवाल नहीं करेंगे, किस पे करेंगे? पहले एवरेज स्पीड पे। 2-3 प्रकार के सवाल होते हैं, उन सवालों को डिस्कस करते हैं। ठीक है क्या? चलिए एक सवाल करते हैं हम लोग। P माने पटना, D माने दरभंगा। ये सर नो? पटना से दरभंगा की दूरी है 150 किलोमीटर। तो इस पे कौन चलेगा? कौन चलेगा? बस। कौन चलेगा? बस। ठीक। बस गोज फ्रॉम P to D with 50 किलोमीटर पर आवर and D to P with 30 किलोमीटर पर आवर। यस और नो? हाँ तो क्या दिक्कत है? पटना से दरभंगा की दूरी 150 नहीं हो सकता है? हाँ, इसको मन है जाने का, कार वाले का मन है, बस वाले का मन है। जा रहा है कितने से? 50 से, जल्दी जाना है। आ रहा घूमते फिरते मस्ती करते हुए, तो कितने से? 30 से। पूछा गया कि फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ जर्नी। ऐसा मानना है कि दरभंगा में बिल्कुल रुका नहीं, दरभंगा पहुंचा, गाड़ी मोड़ के सीधे वापस। तो एवरेज स्पीड ऑफ जर्नी अब आपको तकरीबन 10-15 सेकेंड लगना चाहिए, है ना? तो यू हैव 15 सेकेंड। पॉज कीजिए। हाँ, जाने में कितना समय लगा होगा? इसको जाने में टाइम t1 लगा, वो कितना लगा? 150 डिवाइडेड बाय 50। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल, अबे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम स्पीड होता है, तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना? कितना आवर लगा? 3 आवर। यस और नो? आने का समय कितना हुआ? 150 डिवाइडेड बाय 30, तो वो कितना? 5 आवर। यस और नो बच्चों? तो टोटल डिस्टेंस कितना चला? 150 किलोमीटर, है ना? नहीं ना? कितना? ठीक है, वेरी गुड गर्ल। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल
टाइम, यही ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना 300 किलोमीटर और टोटल टाइम कितना 8 आवर। तो वो कितना हो जाएगा 150/4, 3 चौका 12, 4 सत्ते 28, 2 4 पंचे 20, बहुत अच्छे 37.5 किलोमीटर पर आवर। बेकार सवाल, अरे हाँ है ना, पक्का पक्का। ठीक, सवाल को और बेकार करना होगा तो ऐसे कर देंगे, लिख लियो। घर कहाँ है तुम्हारा, बोलो। बस जाता है वहां P4 पटना, अब B4 वेरी गुड। कितना किलोमीटर दोनों के बीच 150 किलोमीटर। ठीक, ओके। A bus travels from P to B in 2 hours and during return journey it travels with 30 किलोमीटर पर आवर and 50 किलोमीटर पर आवर for 75 किलोमीटर of two stretch find average speed। ठीक है क्या, सवाल क्या बोला, कि गया वो कितने देर में 2 घंटे में। स्पीड दिया नहीं, लेकिन तुमको समझ में आ गया कि गया कितने से 75 से 75 से, यस और नो। आने में पहला 75 किलोमीटर चला है कितने से 30 से, और अगला 75 किलोमीटर चला है कितने से 50 से। तो क्या टोटल डिस्टेंस हमको मालूम है कितना, टोटल डिस्टेंस कितना 300 किलोमीटर है ना। टोटल टाइम कितना, जाने का टाइम तो 2 घंटा, आने में पहला टाइम कितना 75/30, और फिर उसके बाद कितना 75/50 ना, यस और नो। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5/2 प्लस 5/2, यस और नो। तो ये कितना हो जाएगा 5/2 प्लस 50 से आया ना। ओके, एक मिनट रुक जाओ। इस वाले टाइम, इसमें कितना टाइम लगा, पहला 75 किलोमीटर में कितना लगा 75/30, 75/30 कितना, तो उसी को तो 5/2 बोले थे हम। हाँ, नेक्स्ट वाला कितना है 3/2, यस और नो। ये दोनों मिलकर के कितना हो गया 300 डिवाइडेड बाय 6, अरे है ना। तो स्पीड कितना हो गया 50 किलोमीटर पर, नीचे 6 ही हुआ ना, है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो ये सब तो 9th क्लास का सवाल हुआ। थोड़ा और बदलते हैं सवाल को, बदले, कोई दिक्कत पोजीशन। देखो क्या है ना कि सवाल को छोटा छोटा तरीका से चेंज करता है। ऐसे जैसे दे देगा कार ट्रेवल्स 1/3 ऑफ डिस्टेंस विथ 30 किलोमीटर पर आवर and remaining distance with
60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ जर्नी, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ जर्नी। ठीक, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ जर्नी लिख लीजिए, कैलकुलेट कीजिए। तो अब बताओ ना कि कैसे अप्रोच करोगे इस सवाल को। हाउ? सुनिएगा बच्चों, हम मान लेते हैं डिस्टेंस तो दिया नहीं, तो लेट टोटल डिस्टेंस इज x। वेरी गुड, वेरी गुड। लेट टोटल डिस्टेंस इज x। तो तुम जो कहोगे हम वही लिखेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं लेट टोटल डिस्टेंस इज x। लेट टोटल डिस्टेंस इज x। तो हम यहां से यहां तक दूरी हम लोग मान लिए x है ना। ये दूरी कितना है? x है। क्या कहा कि 1/3 डिस्टेंस चला 30 किलोमीटर पर आवर से। 1/3 डिस्टेंस मतलब कितना? x का कितना? 1/3 मतलब कितना? x/3। और रिमेनिंग डिस्टेंस विथ 60, तो ये कितना हो जाएगा? 2x/3। ये x/3 और ये 2x/3। ठीक, x/3 कितने से चला? x/3 कितने से चला? 30 किलोमीटर पर आवर से नहीं। और 2x/3 कितने से चला? 60 किलोमीटर पर आवर से नहीं। तो एक बात बताओ कि ये x/3 चलने में कितना टाइम लगा होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड x/3 इंटू 30। और ये 2x/3 चलने में कितना टाइम लगा होगा? 2x/3 इंटू 60। 2x/3 इंटू 60। यस और नो? ओके। तो क्या टाइम हमको x के टर्म में आ गया? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल डिस्टेंस कितना? टोटल टाइम कितना? x/90 प्लस 2x/180, मतलब वो भी क्या हो गया? x बाई, यस और नो? बोलो बच्चा। x ने x को काट दिया तो नीचे में कितना बचा? कितना हो गया? 45 किलोमीटर पर। अब सवाल वाला इसी में टाइम पास करते रहेगा। 1/4 चला इतने से, रिमेनिंग चला इतने से। तो 1/4 चला तो बचा हुआ 3/4 होगा, है ना। x/4 चला दीजिएगा किसी से, फिर 3x/4 बाकी से। इसी को 3 टुकड़ों में बांट देगा। फर्स्ट x/3 v1 से, सेकंड x/3 v2 से, थर्ड x/3 v3 से। तो टोटल डिस्टेंस तो x ही होगा। पहला टाइम क्या हो जाएगा? x/3 अपॉन v1, दूसरा x/3 अपॉन v2, तीसरा x/3 अपॉन। तो क्या इस तरीके का हम टाइम पास करें तुम्हारे साथ? अच्छी बात कर सकता है ना। इसमें दो टुकड़ों में फ्रैक्शन अलग अलग दे सकता है। 1/3 2/3 दिया, 1/2 1/2 दे देता, 1/4 3/4 दे देता, 1/5 4/5 दे देता। ऐसे ही कर लेते। पहला दूरी बाय पहला स्पीड, दूसरा दूरी बाय दूसरा स्पीड, दोनों का सम हो गया टोटल टाइम, और टोटल डिस्टेंस x डिवाइड कर देंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगा। एवरेज स्पीड आ जाएगा। यस और नो? अगला सवाल करें। इसी सवाल को घुमा करके देता है ऐसे। A car travels 1/4 of the time with speed 40 kilometer per hour and remaining with speed 120 kilometer per hour, remaining with speed 120 kilometer per hour. Find average
speed of the journey. Find average speed of the journey. Okay. क्या किया आप, क्या किए, अब फिर क्या किए, तुमको टाइम तो नहीं, टोटल टाइम तो दिया, तो फिर क्या किए, लेट टोटल टाइम इज, टाइम को कौन एक्स मानता है, टी मानेंगे, नहीं सुंदर लगेगा, वैसे एक्स भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अगर टोटल टाइम टी है, ठीक, तो टी बाई 4 एंड दो हिस्सों में बांटे, टी बाई 4 एंड 3t/4 टाइम तक जो चला है वो कितने स्पीड से चला है, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, और 3t/4 कितने से 120 किलोमीटर पर आवर, है ना, बोलो। तो t/4 में कितना चलेगा दूरी, t/4 इंटू 40, है ना, और 3t/4 में कितना दूरी चलेगा, 3t/4 इंटू 120, यस और नो, बोलो। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल, टोटल डिस्टेंस क्या है, ये वाला कितना है 10t, और ये वाला कितना है 90t, है ना, बोलो। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 10t प्लस 90t, अब बाई टोटल टाइम, टोटल टाइम तो t, यस और नो, 100t/t, t से t कट गया, कितना बचा 100 किलोमीटर पर आवर, समझ में आ गया, है ना। तो ये दोनों छोटा छोटा प्रकार का सवाल था, एक बार इतना दूरी 1/3 दूरी इतने से चला, रिमेनिंग चला इतने से, एक बार क्या 1/4 ऑफ टाइम इतने से चला, रिमेनिंग चला इतने से, है ना। और दोनों को मिला करके भी सवाल आता है, दोनों को मिला करके भी सवाल आता है। एक सवाल ये है, ए कार ट्रेवल्स half of the distance with a speed v naught, and remaining distance is covered in two equal interval, two equal time interval with a speed v1 and v2, ठीक, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ जर्नी, ठीक है क्या। पहले तो सवाल पढ़ो और बताओ कि तुमको सवाल समझ में आया। सवाल फिजिक्स का कम है, इंग्लिश का ज्यादा है, पढ़ो, सर रोक दिए। इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद एकदम ऐसा ही इसका एक जुड़वा भाई देंगे तुमको, सॉल्व करने के लिए कॉन्फिडेंस ऊपर हो जाएगा, सॉल्व कर लोगे तो ठीक। पहले सवाल बोला क्या, सवाल ये बोला कि आधा डिस्टेंस कवर किया है v नॉट से, और रिमेनिंग डिस्टेंस को दो इक्वल इंटरवल में किया v1 और v2 से, और पूछा गया फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ
जर्नी, एवरेज स्पीड ऑफ जर्नी। तो क्या है कि अगर मान लीजिए टोटल दूरी है x, अगर मान लीजिए टोटल दूरी है x, तो x/2 और x/2, पहले x/2 में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। पहला x/2 जो है वो कितने से चला है, v0 से, कितने से चला है। लेकिन दूसरा x/2 में क्या किया, दूसरा x/2 कवर करने में जितना समय लगा है उसका आधा समय चला v1 से और आधा चला, मेरी बात समझे। मान लो कि दूसरा x/2 कवर करने में टोटल 8 घंटा लगा, तो 4 घंटा चला है v1 से और 4 घंटा चला है, इज दैट ओके। माने इस पूरे जर्नी को भी हम दो हिस्सों में बांट दिए, t/2 और t/2। यहां पे t क्या है, पूरे जर्नी का टाइम नहीं, t क्या है, यहां से यहां तक का टाइम है ना। t/2 दूरी चला है कितने से, v1 से, और सॉरी t/2 टाइम तक चला है v1 से, और अगला t/2 टाइम तक चला है, यस और नो, बोलो। तो क्या आप हमको बता सकते हैं कि ये वाला जो दूरी होगा, ये दूरी कितना, ये टाइम था, ये दूरी कितना हो जाएगा, v1 इंटू टी बाई, और ये दूरी कितना हो जाएगा, v2 इंटू टी बाई, यस और नो, बोलो पक्का। तो एवरेज स्पीड जो होगा, एवरेज स्पीड समझिएगा बात को, वो तो होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यस और नो। तो टोटल डिस्टेंस कितना x, लेकिन टोटल टाइम में इधर वाला टाइम कितना, इधर वाला टाइम कितना, x/2/v0, यस और नो। दूरी डिवाइडेड बाय चाल, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो ये वाला टाइम आ गया, और इधर वाला t, इधर वाला t, यस और नो। लेकिन समस्या यह है कि इस रेशियो को हम निकाल नहीं पाएंगे, इसमें x भी आ गया और t भी आ गया, जो सवाल का हिस्सा, जो सवाल का हिस्सा। तो x और कैपिटल T को तुमको हटाना पड़ेगा ना, बोलो। क्या तुम हमको x और t का रिलेशन बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। ये प्लस ये मिलकर के कितना होगा, ये दूरी प्लस ये दूरी क्या होगा। तो एक इक्वेशन तो यहां लिख लिए, लेकिन हमको समस्या क्या है, हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करने में समस्या, क्योंकि x भी आ गया, t भी आ गया, v0 भी आ गया, जबकि सवाल में ना x दिया था ना t दिया था, v0 दिया था और v1 v2 दिया था, तो हमको v1 v2 लाना होगा, तो t और x को हटाना पड़ेगा। तो क्या हम इधर राइट हाफ से एक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या फॉर्म कर सकते हैं बताइए। x/2 इक्वल्स टू v1 इंटू प्लस v2 इंटू, ये वैल्यू कितना हुआ, x बराबर क्या हुआ, v1 प्लस v2 इंटू टी, आधा 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 तो कट गया ना, बोलो। तो t के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ना, t की जगह पे वैल्यू कितना लिख सकते हैं, x/v1 प्लस v2, t की जगह पे क्या लिख सकते हैं, x/v1 प्लस, तो एवरेज स्पीड का वैल्यू क्या हो जाएगा, x/2v0 प्लस कैपिटल T की जगह पे x/v1 प्लस v2, x/v1 प्लस, यस और नो। अब x x कट जाएगा, कहीं नहीं कटेगा, सब जगह कट जाएगा। बोलो तो सॉल्व करके क्या आएगा, x x कट गया, कितना बच गया, 1/1/2v0 प्लस 1/v1 प्लस, सही की गलत, पक्का, अरे है ना। तो अब तो बेसिक एलसीएम लेना, ऊपर में क्या आ जाएगा, 2v0 इंटू v1 प्लस v2, और नीचे में क्या आ जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस एलसीएम जो लिए हैं, है ना, बेसिक जोड़ है फ्रैक्शन वाला। कोई दिक्कत आ गया, समझ में तो आ गया, लेकिन मजा तो एक सवाल ऐसा देंगे तभी आएगा, है ना। वैसे समझाने के लिए ही हम यहाँ हैं, ठीक है। जल्दी लिखो इसको, पॉज कर दीजिए, ऐसा एक और सवाल डालते हैं। हाँ, ये सवाल देख लीजिए सर, वही जो सवाल अभी कराए थे वैसा ही, उसी के जैसा एक जुड़वा क्वेश्चन।
ठीक, सवाल पढ़ लो पेन नीचे। सवाल क्या बोला कि जो टोटल डिस्टेंस है उसका 1/3 डिस्टेंस, मान लीजिए टोटल डिस्टेंस कितना मान लेंगे x, तो उसका 2 टुकड़ा कर देंगे, एक कर देंगे x/, और दूसरा 2x/3। x/3 कितने से चला है? 4 मीटर पर सेकेंड से, यस और नो। और 2x/3 को कितना कैसे बांटे हैं? 2 इक्वल टाइम इंटरवल में। ये जो t/2 प्लस t/2 t है वो कहां से कहां तक का समय है? यहां से यहां तक का है ना। इसमें पहला हाफ में कितना स्पीड से चला? 2 मीटर पर सेकेंड से, यस और नो। और दूसरा वाला 6 मीटर पर सेकेंड से, यस और नो। बोलो। तो अब फिर से वही बात कि टोटल डिस्टेंस तो x है, टोटल टाइम में समस्या है। ये वाला टाइम कितना होगा? ये वाला टाइम कितना हो जाएगा? x/3 इंटू 4 है ना। अच्छा, अगर मैं पूछूंगा कि ये वाला दूरी कितना होगा तो ये कितना कहोगे? t/2 इंटू 2 टाइम इंटू स्पीड। ये वाला दूरी बोलेंगे तो कितना कहोगे? t/2 इंटू एवरेज स्पीड। जब लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल, तो टोटल डिस्टेंस तो x है, टोटल टाइम में ये वाला कितना है? x/12, और ये टोटल टाइम कितना है? t। मामला फंस गया। फिर हमको क्या करना पड़ेगा? t और x में एक रिलेशन, ये दूरी प्लस ये दूरी कितना है? 2x/, ये दूरी कितना हुआ? t, और ये दूरी कितना हुआ? तो t प्लस 3t दैट इज 4t, वो किसके बराबर होगा? 2x/3 के बराबर, हाँ या ना। सो 4t बराबर 2x/3, तो x बराबर कितना? x बराबर कितना? x बराबर कितना? 60, है ना। तो यहां से t का वैल्यू कितना आ गया? x/6। ये काम का चीज निकला। यही वाला t उठा करके यहां डाल देते हैं, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? x/x/12 प्लस t की जगह पे x/x सब 1/12 प्लस 1/1 अपॉन कितना होगा बेटा यहाँ पे? 12, 1 प्लस 2, तो 12/3 दैट इज हाउ मच? 4। यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डिट्टो वैसा ही सवाल नहीं था, रिवीजन हो गया। ठीक, तो आज हम लोग सिर्फ पढ़े डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड का एक आध सवाल हम डिफरेंशिएशन वाला आपको अगली क्लास में कराएंगे। ठीक है, होपफुली आपको बात समझ में आया होगा। क्या करे सर? किया जाए काइनेमेटिक्स का पहला क्लास खत्म। अगले क्लास जब हम मिलेंगे तो अगले क्लास में हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब चीजों पे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।